मेरे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे मनोवैज्ञानिक साहित्यकार जैनेन्द्र जी कुमार द्वारा रचित बाजार दर्शन पाठ पर। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे ही बाजार का नाम आता है तो हमारे अंतर मन में एक हलचल सी हो जाती है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बाजार जाने से बचा हो या उसे जाना नहीं पड़ता। जैसे ही बाजार का नाम आता है तो ही उसके दिलो दिमाग में पूरा का पूरा जो बाजार है उसका दृश्य घूम जाता है। कहीं पर कपड़े की दुकान, कहीं पर किराने की दुकान, कहीं पर फल सब्जियों की दुकान। कहने का तात्पर्य है कि बाजार का पूरा जो दृश्य है वो कहीं न कहीं हमें विचलित करने का प्रयास जरूर करता है और हमारे भीतर एक विचार पैदा कर देता है। यहाँ जो बाजार दर्शन निबंध है, इसमें जैनेन्द्र कुमार जी ने मन स्थिति को ध्यान में रखते हुए फिर इस विचार को प्रस्तुत किया है। बाजार के बारे में जहाँ एक तरफ बात बताई है, वहीं दूसरी तरफ प्रत्येक व्यक्ति विशेष की जो स्थिति है उसका भी चित्रण किया है कि बाजार को लेकर के व्यक्ति की कैसी मनोधारणा होती है। वहीं पर दूसरी बात यह भी बताना चाह रहे हैं कि जो क्रेता और विक्रेता दोनों का जो मन है वो उस समय कैसा बना रहता है। यहाँ पर दो तीन बातें बताई हैं मन के बारे में, जैसे मन का खुला होना, मन का बंद होना और मन का भरा होना। तीन बातें हैं यहाँ पर। मन खुला होना, मन बंद होना, मन भरा होना। इन तीनों ही बातों पर उन्होंने बहुत ही सूक्ष्म तरीके से विवेचना करते हुए विवेचनात्मक शैली में इस निबंध को उन्होंने प्रस्तुत किया है और ये निबंध बहुत ही शानदार निबंध है। जहाँ तक जैनेन्द्र कुमार जी की बात करें तो ये मनोवैज्ञानिक कथा साहित्य के जन्मदाता थे। इनका जो जन्म है वो 1905 ईस्वी में और इनकी जो मृत्यु है वो 1988 ईस्वी में। उन्होंने हिंदी उपन्यास और कहानियों को एक नई दिशा दे दी। ये बहुत ज़्यादा गंभीर चिंतक भी रहे हैं। गांधीवादी विचारधारा को उन्होंने गहराई से अपने भीतर समाहित कर लिया था। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें जैसे कि परख, ऐनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धने और मुक्तिबोध, ये इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। उनके कहानी संग्रह भी हैं जैसे कि वातायन, एक रात, दो चिड़िया, फांसी, नीलम देश की राजकन्या तथा पाजेब। उनके विचार प्रधान निबंध प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वादय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, सोच विचार तथा समय और हम, उनकी बहुमुखी प्रतिभा के परिचायक है। जीवन के प्रश्नों को सुलझाने में जैनेन्द्र जी की प्रमुख दृष्टि बनी रही और ये दृष्टि व्यापक भी रही है। मुंशी प्रेमचंद ने तो इन्हें भारत का गोरकी कह करके और फिर महिमा मंडित किया, या फिर यूं कहें कि मुंशी प्रेमचंद ने इन्हें गोरकी की उपमा से नवाजा। प्यारे विद्यार्थियों, जहाँ तक साहित्यकार जैनेन्द्र जी की बात करें, इनमें एक अपना अनूठापन था। इन्होंने मन की जो कई परतें हैं उन परतों को खोलने का प्रयास किया। अपने यहाँ पर जो निबंध है बाजार दर्शन, इस बाजार दर्शन निबंध में इन्होंने जो बाजार की स्थिति है उसका चित्रण किया है। इस बात को हम यूं कह दें कि जैसे एक तो खरीदार है और एक बेचने वाला, दोनों की मन स्थिति कैसी बनी रहती है, दोनों ही किस प्रकार की बातें सोचते हैं, खरीदने वाला खरीदते समय और बेचने वाला बेचते समय। उन बातों का बहुत ही सूक्ष्मता से इन्होंने चित्रण किया है। व्यक्ति की प्रकृति कैसी होती है खरीदने को लेकर के, उस बात पर इन्होंने बहुत ही विस्तार से प्रकाश डाला है। इस निबंध में इन्होंने
जो बढ़ती उपभोक्तावादी परंपरा तथा बाजारवाद का बहुत गहरा मंथन किया है। यहाँ पर लेखक का मानना है कि बाजार हमारी आवश्यकता की पूर्ति के लिए है। ये विक्रेता और क्रेता दोनों के मन में संतोष और तृप्ति के भाव जगाता है। बात भी बिल्कुल ठीक है कि बाजार संतुष्टि देने का कार्य करता है कि व्यक्ति जब भी खरीदारी करने के लिए जाता है वहां से कुछ ना कुछ खरीदता है और उसके मन को बड़ी संतुष्टि मिलती है, तृप्ति मिलती है। परंतु यहाँ पर जो लेखक है वो एक बात और कह रहा है कि उपभोक्तावादी परंपरा ने आज बाजार को अपने आर्थिक संपन्नता के दंभ प्रदर्शन का यानी कि घमंड का प्रदर्शन का साधन बना दिया है। हम बिना आवश्यकता के अकारण ही बाजार से अनाप शनाप वस्तुएं खरीदते हैं, व्यर्थ की वस्तुएं या अनावश्यक वस्तुएं हैं वो खरीद कर ले आते हैं। तो इससे बाजार में कपट भाव बढ़ता है। कहने का तात्पर्य कि अगर हम अनावश्यक और अनुपयोगी चीज़ें लेकर के आते हैं तो फिर हमारे भीतर या हमारे अंतर्मन में और बाजार के भीतर उन दोनों की ही स्थितियों में एक तरह से कपट भाव पैदा हो जाता है, कृत्रिम अभाव बनता है और महंगाई बढ़ती है। कि अनावश्यक चीज़ें व्यक्ति खरीदने चला जाता है तो वहाँ पर फिर चीज़ों की ज़रूरत ज़्यादा दिखाई देने की स्थिति में जो भाव हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं और व्यक्ति को ज़्यादा पैसा चुकाना पड़ता है। आज ग्राहक और विक्रेता दोनों ही कपटपूर्ण व्यवहार के विनिमय और अर्थतंत्र को क्षति पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह अर्थव्यवस्था के लिए घातक है। अर्थात व्यक्ति को जरूरत की जो चीज़ें हैं उन्हीं को ही खरीदना चाहिए, जितनी ज़रूरत है उतना ही खरीदना चाहिए, अन्यथा वो व्यक्ति के लिए मानसिक रूप से पीड़ादायक होती हैं। धन का दुरुपयोग व दंभ हानिकारक है। व्यक्ति को कभी भी जो धन है उसका अनुचित प्रयोग नहीं करना चाहिए और अपने मन में घमंड का भाव भी पैदा नहीं करना चाहिए। क्योंकि इससे व्यक्ति को हमेशा हानि पहुंचती है। बाजार हमारी संतुष्टि के लिए होता है, न कि असंतोष, तृष्णा व ईर्ष्यावृत्ति के लिए। तो यहाँ पर मूल पाठ में जो लेखक हैं वो कह रहे हैं कि एक बार की बात कहता हूँ कि मित्र बाजार गए तो थे एक मामूली चीज लेने के लिए, पर लौटे तो एकदम बहुत से बंडल पास थे। यानी साधारण चीज लाने के लिए गए थे और बहुत ज्यादा वो सामान खरीद करके ले आए। यहाँ पर लेखक आगे कह रहा है कि मैंने कहा ये क्या? बोले ये जो साथ थी उनका आशय था कि ये पत्नी की महिमा है, उस महिमा का मैं कायल हूँ। आदिकाल से इस विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित है और यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, स्त्रीत्व का प्रश्न है। स्त्री माया न जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं? फिर भी सच सच है और यह कि ये जो बात कही है या इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है। मूल में एक और तत्व की महिमा सविशेष है, वह तत्व है मनी वेग, अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो लेखक बात करना चाह रहे हैं वो बात ये कहना चाह रहे हैं, लेखक ने अपने मित्र का उदाहरण दिया और मित्र का उदाहरण देते हुए वो कह रहे हैं कि मैं जैसे ही एक मित्र से मुखातिब हुआ जो साधारण चीज लाने के लिए गए थे लेकिन लेकर के आए बहुत सारी चीजें। छोटी सी चीज लाने के लिए गए और बहुत सारे बंडल बांध करके ले आए। और जब लेखक के द्वारा ये बात कही गई कि ये क्या, तो उनका जवाब था ये जो साथी। और ये जो साथी का तात्पर्य है कि उनकी पत्नी साथी, ये पत्नी की महिमा है कि ये जो कुछ भी खरीदारी करके लाए हैं वो पत्नी की वजह से ही खरीदारी करके लाए हैं।
उस महिमा का मैं कायल हूँ। कायल का अर्थ होता है स्वीकार करना। यहाँ पर लेकर कह रहा है कि वास्तव में ये जो पत्नी की महिमा है इसको मैं भी स्वीकार करता हूँ। आदिकाल से इस विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित है। कि प्राचीन काल से इस विषय में, इस विषय का तात्पर्य खरीदारी के विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित है। अर्थात पति की अपेक्षा जो पत्नी है वो ज्यादा खरीदारी करती है, ऐसा माना गया है। और यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, ये व्यक्ति विशेष का प्रश्न नहीं है, बल्कि ये तो स्त्रीत्व का प्रश्न है, नारी जाति की बात है। अर्थात ये एक व्यक्ति विशेष की बात न होकर के संपूर्ण नारी जाति की बात है, जो पति की अपेक्षा वह ज्यादा खरीदारी करती है, ऐसा माना गया है। ऐसा प्राचीन काल से ही हम मानते चले आ रहे हैं। स्त्री माया न जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं। अर्थात धन को जोड़ने का जो कार्य है, संपदा को जोड़ने का कार्य है, वैभव को जोड़ने का जो कार्य है वो स्त्री का है, ऐसा माना गया। अर्थात ये पुरुष का कार्य नहीं है। फिर भी सच सच है, और वह यह है कि इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है। यहाँ लेकर कह रहा है फिर भी ये बात सत्य है, और सत्य यह है कि खरीदारी के लिए जहाँ पर पत्नी की बात को सामने रखा जाता है ऐसा नहीं है। यानी पत्नी की अपेक्षा पति ज्यादा खरीदारी करता है, पर वो सिर्फ और सिर्फ उसकी ओट ले लेता है, अर्थात बहाना बना लेता है। जबकि पत्नी की अपेक्षा खरीदारी वो ज्यादा करता है। मूल में एक और तत्व को महिमा सविशेष है। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि एक तत्व बहुत ज्यादा अपना महत्व रखता है, इस खरीदारी में उसका बड़ा योगदान है, और वो जो तत्व है वो है मनी बैग, यानी कि धन। उसके पास कितना मतलब पैसा है। मनी बैग का अर्थ तो होता है बटुआ, पर्स, लेकिन इसका भावार्थ है कि उसमें रखा गया जो पैसा। जब तक व्यक्ति के पास पैसा है तब तक वह ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी करने का प्रयास करता है। आगे यहाँ पर लेकर करें, अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी। जब तक व्यक्ति के पास पैसे की गर्मी है या उसकी एनर्जी है, कहने का भावार्थ है कि उसके पास अगर ज़्यादा पैसा है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी करने का प्रयास करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो खरीदेगा। इसी क्रम में यहाँ पर आगे और लेखक कह रहा है, लेखक कह रहा है कि पैसा पावर है, पर उसके सबूत में आसपास मालटाल न जमा हो तो क्या वह खाक पावर है। पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए, पर माल असबाब मकान कोठी तो अनदेखे भी दिखते हैं। पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। यहाँ पर लेखक कह रहा है कि पैसा पावर है, पैसा ताकत है, पैसा शक्ति है, और जब तक उसके सबूत के लिए उसके आसपास मालटाल यानी कि सामान जमा न हो तो उसके पैसे के होने का कोई औचित्य नहीं है कि वह पावर खाक है, अर्थात उसका कोई मूल्य नहीं है। पैसे का मूल्य तब है जब वहाँ पर बहुत सारा सामान दिखाई दे, तब लोगों को ऐसा लगेगा कि वास्तव में यहाँ पर इस व्यक्ति के पास बहुत सारा पैसा है। पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए कि बैंक में कितना पैसा जमा है, पर माल असबाब, यहाँ पर ये जो पाल शब्द है, पाल न होकर के ये माल शब्द है। माल असबाब यानी कि सामान। मकान कोठी तो अनदेखे भी दिखते हैं। मकान और जो कोठी हैं वो तो बिना देखे भी दिख जाते हैं, वो तो लोगों की नज़रों के सामने होते हैं। पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो पंक्ति है यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पंक्ति है। एग्जाम की दृष्टि से ये पंक्ति बहुत ज़्यादा सटीक भी है और प्रश्न के रूप में पूछी जा सकती है। यहाँ पर इस पंक्ति में जो बात कही गई
कि पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। पैसे की उस परचेजिंग पावर, खरीदने की शक्ति के प्रयोग में पावर का रस है। पावर, पैसा, खरीदने की शक्ति, पैसा। व्यक्ति के पास अगर पैसा है और वह उससे ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी करता है तो ही उस पावर का आनंद है, उस पैसे की गर्मी का आनंद है, उस पैसे की एनर्जी का आनंद है। ये बात यहाँ पर कही। अगर व्यक्ति के पास पैसा है, वह उसका प्रयोग नहीं करता है, तो उस पैसे की पावर का, उस पैसे की शक्ति का कोई आनंद नहीं होता। उसका आनंद तो तब ही आएगा जब व्यक्ति उससे खरीदारी करे, ज़्यादा से ज़्यादा उसको बाजार में काम में ले। ये बात यहाँ पर कही गई, इसलिए ये बात कह दी कि पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। आगे यहाँ इसी क्रम में लेखक कह रहे हैं, लेकिन नहीं, लोग संयमी भी होते हैं। वे फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं, वे पैसा बहाते नहीं और बुद्धिमान होते हैं। बुद्धि और संयम पूर्वक वह पैसे को जोड़ते जाते हैं। वह पैसे की पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं। बस खुद पैसे के जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से फूला रहता है। यहाँ लेखक कह रहा है कि कुछ लोग बड़े संयमी होते हैं, अपने आप पर बड़ा नियंत्रण रखते हैं। अब वो व्यर्थ की जो चीज़ें हैं उनको व्यर्थ की समझते हैं, फिजूल जो सामान है उसको फिजूल ही समझते हैं, और उनके लिए वो अपना जो पैसा है वो व्यर्थ में बहाते नहीं। और ऐसे लोग हमेशा बुद्धिमान होते हैं, और इस प्रकार से ये लोग बुद्धि और संयमपूर्वक अपने पैसे को जोड़ते चले जाते हैं। वो पैसे की पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं। ये जो बुद्धिमान और संयमी जो लोग हैं उनको इस बात का पता रहता है कि ये जो पैसा है, इस पैसे की पावर को काम में लेने की हमें ज़रूरत नहीं है, अर्थात जितनी ज़रूरत है उतना काम में हम ले चुके हैं, आगे इसकी और ज़्यादा ज़रूरत नहीं, फिजूल खर्ची करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्हें इस बात की परीक्षा देने की कोई ज़रूरत नहीं। बस खुद पैसे के जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से भरा फूला रहता है। और ऐसे जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसों का संग्रह करने में लगे रहते हैं, और इसी बात से उनका मन हमेशा गौरवान्वित रहता है कि उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे को जोड़ रखा है। आगे वाला पैराग्राफ देखिएगा। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि मैंने कहा, यह कितना सामान ले आए। मित्र ने सामने मनी बैग फैला दिया। ये देखिए, सब उड़ गया, अब जो रेल टिकट के लिए भी बचाओ। मैंने तब माना कि और पैसा होता और सामान आता, वह सामान जरूरत की तरफ देखकर नहीं आया, अपनी परचेजिंग पावर के अनुपात में आया है। कि जैसे लेखक ने प्रश्न किया कि आप ये कितना सामान ले आए, आप थोड़ा सा सामान लाने के लिए गए थे, इतना सारा सामान ले आए। उनका जवाब था, ये पत्नी की महिमा है। तो उनके मित्र ने सामने अपना जो बटुआ था उसको कर दिया, और उन्होंने कहा कि ये देखिए, जितना पैसा इस बटुए में था, इस पर्स में था, वो सारा का सारा पैसा उड़ गया, और अब तो हमारे पास रेल भाड़ा भी मुश्किल से बचा है। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि तब मैंने ये बात समझी कि उनके पास अगर मान लीजिए पैसा और ज़्यादा होता तो वो और ज़्यादा खरीदारी करते। ये सामान ज़रूरत की तरफ देखकर नहीं आया, बल्कि अपनी परचेजिंग पावर के गर्व के अनुसार आया, या अपनी परचेजिंग पावर के अनुपात में आया है। अगर उनके पास में पैसा और होता तो निश्चित रूप से वो और ज़्यादा खरीदारी करते, ऐसा लेखक का मानना है। आगे यहाँ पर ये कह रहे हैं, लेकिन ठहरिए,
इस सिलसिले में एक और भी महत्व का तत्व है जिसे नहीं भूलना चाहिए, उसका भी इस कर्तव्य में बहुत कुछ हाथ है। वह महत्व है बाजार। यहाँ पर लेखक इस बात के लिए कह रहे हैं कि व्यक्ति के पास में जितना पैसा है वह है उससे उतनी खरीदारी करके ले आया। बात इतनी नहीं है कि उसके पास जितना पैसा था इसलिए खरीदारी कर ली, या यूं कहें कि पैसा ज़्यादा था तो खरीदारी कर ली। ऐसा नहीं है। लेखक ये कह रहा है कि खरीदारी करने में बाजार का भी बड़ा महत्व होता है, वह भी बड़ा कारगर है। वह भी यानी कि बाजार से वस्तुएं खरीदने के लिए व्यक्ति को मजबूर बना देता है, मजबूर कर देता है। और ये बाजार का अपना एक योगदान है। अब यहाँ पर बात यह आती है कि बाजार का भी अपना महत्व किस प्रकार से है, बाजार किस तरह से अपना योगदान देता है, व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा बाजार से खरीदारी कैसे कर लेता है। ये जो बातें हैं ये हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। हाँ, आपसे मेरा आग्रह है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक बार पुनः आप सबका धन्यवाद।